सिविलाइजेशन के शुरू से ही मनुष्य ने लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के अनेक प्रयास किए हैं। क्लासिफिकेशन के ये प्रयास साइंटिफिक क्राइटेरिया की जगह फूड, शेल्टर एवं क्लॉथिंग जैसी सामान्य वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकताओं पर आधारित थे। अरिस्टोटल सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक तरीके से क्लासिफाई करने का प्रयत्न किया। अरिस्टोटल ने प्लांट को हर्ब, श्रब्स और ट्री में डिवाइड किया, जबकि उन्होंने प्राणियों को क्लासिफिकेशन एनिमल्स का क्लासिफिकेशन रेड ब्लड की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर किया था। लिनियस ने सभी प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था। और टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के डिमेरिट्स क्या थे? पहला, इस सिस्टम में यूकैरियोट्स एवं प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर एवं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी जैसे कि एवं नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई ऑर्गेनिज्म के बीच अंतर करना संभव नहीं था। इसमें ऑर्गेनिजम्स का प्लांट और एनिमल में क्लासिफिकेशन आसान एवं समझने योग्य होने के अलावा बहुत से ऑर्गेनिज्म को इनमें से किसी भी कैटेगरी में रखना संभव नहीं था। इसी कारण लंबे समय से चला आ रहा टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर्याप्त नहीं था सभी को कैटेगराइज करने के लिए। फिर इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इसमें 5 किंगडम थे: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। और इनके कैरेक्टर सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तथा मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर बांटा गया था। अब जैसे प्रोकैरियोटिक जो होते हैं ऑर्गेनिज्म सिर्फ मोनेरा में पाए जाते हैं। बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया इन सब में यूकैरियोट्स होते हैं। सेल वॉल देखिए, अब मोनेरा में जो सेल वॉल होती है नॉन सेलुलर होती है, मतलब पॉलीसैकेराइड की बनी होती है और प्लस एमिनो एसिड की बनी होती है। प्रोटिस्टा में जो सेल वॉल होती है कुछ में पाई जाती है, बाकी नहीं पाई जाती है। और फंजाई में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की नहीं बनी होती है, वो सेलुलोज की जगह पे काइटिन की बनी होती है। और प्लांट में सेलुलोज की सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप जानते हैं मोनेरा प्रोकैरियोटिक है तो इसमें एब्सेंट रहेगा। बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया सब में प्रेजेंट रहता है क्योंकि सभी यूकैरियोट्स हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोनेरा सबसे सिंपल है तो इसमें सेलुलर हो गया। प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर होते हैं तो इसलिए इसमें भी सेलुलर हो गया। फंजाई मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और लूज टिश्यू भी इसमें बन सकता है। और प्लांटी में टिश्यू हो भी सकते हैं और आर्गन भी हो सकते हैं। एनिमिलिया में टिश्यू, आर्गन सिस्टम तीनों होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोनेरा ही है जिसमें एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी पाई जाती है मेटाबॉलिज्म में। तो इसमें ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक में एक कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक दोनों हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफिक में सेप्रोफाइट या पैरासाइट के रूप में रहते हैं। प्रोटिस्टा में ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं और ऑटोट्रॉफिक में भी फोटोसिंथेटिक होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। फंजाई जो है ये सिर्फ और सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक होता है जिसमें कि सेप्रोफेटिक और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसमें। प्लांटी में ऑटोट्रॉफिक होती हैं, यही तो फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑल प्लांट फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक। और एनिमिलिया में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि होलोजोइक मतलब खाना को निगल लेते हैं सब लोग, और सप्रोफिटिक टाइप का भी होता है। अब 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में प्रपोज किया था। इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया आते हैं। यह क्लासिफिकेशन सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पर आधारित है। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को प्लांट के अंतर्गत रखा गया था। इस किंगडम में सभी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल की उपस्थिति तो समान थी, जबकि उनके दूसरे कैरेक्टर एक दूसरे से अलग थे। इसमें प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया को दूसरे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ क्लासीफाई किया गया,
इस सिस्टम में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ क्लासिफाई किया गया था, जैसे क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा अलगी। इस क्लासिफिकेशन में हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप्स फंजाई और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स के बीच अंतर नहीं किया गया, जबकि फंजाई में सेल वॉल काइटिन की एवं ग्रीन प्लांट में सेलुलोज की बनी होती है। इन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर फंजाई को किंगडम फंगी के अंतर्गत रखा गया। सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को किंगडम मोनेरा तथा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। किंगडम प्रोटिस्टा में सेल वॉल युक्त क्लेमाइडोमोनास एवं क्लोरेला, जो पहले प्लांट किंगडम के अंतर्गत अलगी में थे, तथा पैरामीशियम एवं अमीबा, जो पहले एनिमल किंगडम में थे, को रखा गया। पैरामीशियम और अमीबा में सेल वॉल नहीं होते हैं। इस प्रकार इस सिस्टम में कई ऑर्गेनिज्म को एक साथ रखा गया, जिन्हें अर्लियर क्लासिफिकेशन में अलग अलग रखा गया था। समय के साथ एक ऐसा क्लासिफिकेशन इवाल्व हुआ जो न सिर्फ मार्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव समानताओं पर आधारित था, बल्कि फाइलोजेनेटिक दैट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर भी आधारित था। सब किंगडम मोनेरा, सभी बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में आते हैं। बैक्टीरिया सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे गए हैं। ये हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो और गहरे समुद्र जैसे एक्सट्रीम हैबिटेट में भी रह सकते हैं, जहां दूसरे ऑर्गेनिज्म मुश्किल से ही जीवित रह पाते हैं। अनेक बैक्टीरिया तो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या बाहर पैरासाइट के रूप में रहते हैं। शेप के आधार पर बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में रखा गया है। पहला, कोकस, जिसे प्लूरल फॉर्म में कोकाई बोलते हैं, ये स्फेरिकल होते हैं। दूसरा, बैसिलस, प्लूरल फॉर्म में इसे बैसिलाई बोलते हैं, जो कि रॉड शेप्ड के होते हैं। तीसरा, स्पाइरिलम, जो कि स्पाइरुला होता है प्लूरल फॉर्म में, और यह स्पाइरल शेप के होते हैं। चौथा, विब्रियम, प्लूरल में इसे विब्रियो बोलते हैं, और एक कामा शेप के होते हैं। इनका फिगर देख लीजिए। कोकस जो है गोल है, बैसिलाई इसमें स्पोर पाया जाता है, और स्पाइरुला, और इसमें फ्लैजेलम भी होते हैं, विब्रियो। फिर बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन ये बिहेवियर में बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी अपना भोजन इनऑर्गेनिक सबस्टेंस की मदद से स्वयं बनाते हैं। ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं। अधिकतर बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे ऑर्गेनिज्म या डेड ऑर्गेनिक मैटर से भोजन प्राप्त करते हैं। अब आ जाइए आर्की बैक्टीरिया पे। आर्की बैक्टीरिया के ऑर्गेनिज्म हार्श हैबिटेट में रहते हैं, जैसे हेलोफिल्स, जो कि अत्यधिक साल्टी एरियाज में रहते हैं। थर्मोसिडोफिल्स जो बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया होते हैं, वो हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म झरनों में रहते हैं। मिथेनोजेंस जो बैक्टीरिया होते हैं, वो मार्सी एरिया में रहते हैं। आर्की बैक्टीरिया में सेल वाल की स्ट्रक्चर अन्य दूसरे बैक्टीरिया की सेल वाल से भिन्न होती है। सेल वाल इन्हें एक्सट्रीम कंडीशन मतलब विपरीत परिस्थितियों में जीवित रहने में सहायता करती है। मेथेनोजेंस रूमिनेंट एनिमल जुगाली करने वाले जैसे काऊ बफेलो की गट में होते हैं। मेथेनोजेंस इन एनिमल के गोबर से मेथेन मतलब जो कि बायोगैस कहलाती है को प्रोड्यूस करते हैं। अब आ जाइए यू बैक्टीरिया पे। हजारों यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया की पहचान रिजिड सेल वाल की उपस्थिति एवं एक फ्लैजिला, अगर फ्लैजिला रहेगा तो वो बैक्टीरिया मोटाइल होगी, ठीक है, के द्वारा होती है। साइनोबैक्टीरिया जिसे ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं, ग्रीन प्लांट की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया में, तथा यह फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफों से हैं। यू बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स दोनों आते हैं। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर मतलब साइनोबैक्टीरिया जो हैं यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं। ये फ्रेश वाटर और मरीन वाटर या टेरेस्ट्रियल में भी होते हैं। इनकी कॉलोनीज अधिकतर जिलेटिनस शीट से घिरी होती है। ये प्रायः पल्यूटेड वाटर बॉडीज में ब्लूम बनाते हैं। बैक्टीरिया जैसे नास्टाक एंड एनाबिना एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हेट्रोसिस्ट नामक स्पेशल सेल द्वारा फिक्स कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें हेट्रोसिस्ट नामक सेल है जो पर्पल कलर की दिख रही है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया विभिन्न इनऑर्गेनिक सबस्टेंस जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं तथा उनसे रिलीज होने वाली एनर्जी को अपने एटीपी प्रोडक्शन में यूज करते हैं। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर जैसे न्यूट्रिएंट्स की साइकिलिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप इसे स्पिन से याद कर लीजिए, जैसे एस से सल्फर, पी से फास्फोरस, आई से आयरन और एन से नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। और ये ट्रिक है, मतलब ऐसे आप याद कर सकते हैं।
अब आइए हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया नेचर में सबसे अधिक पाए जाते हैं और इनमें से अधिकतर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं। ये मिल्क से कर्ड बनाने में यूज होते हैं तथा एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में यूज होते हैं। ये लेग्यूमिनस रूट में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, जैसे राइजोबियम को आप जानते ही हैं, वो एक हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। और फिर कुछ बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं तथा ह्यूमन क्रॉप फार्म, एनिमल और पेट्स आदि में बीमारियां उत्पन्न करते हैं, जैसे कि कॉलरा, टाइफाइड, टिटेनस और सिट्रस कैंकर। इसी में सबको ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, सिट्रस कैंकर में। आदि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन मुख्यतः फिजन के द्वारा होता है। ये अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर उत्पन्न करती हैं। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा भी रिप्रोडक्शन होता है। इस प्रोसेस में प्रिमिटिव टाइप का डीएनए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकती है। अधिकतर माइकोप्लाज्मा एनिमल और प्लांट के लिए पैथोजेनिक होते हैं। एक बात देखिए, इसमें ट्रांसडक्शन के बारे में दिया तो है लेकिन उसका नाम नहीं लिखा है, ठीक है। जिसे ट्रांसडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में, इसमें डीएनए ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। बस, थैंक यू। मोनोरा में इतना है। किंगडम प्रोटिस्टा। इनमें सभी सिंगल सेल वाले यूकेरियोट को रखा जाता है, लेकिन इस किंगडम की बाउंड्री ठीक तरह डिफाइन नहीं हो पाई है। जो एक बायोलॉजिस्ट के लिए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन है, वो वही दूसरे बायोलॉजिस्ट के लिए प्लांट हो सकता है। इस बुक में क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनाइड्स, स्लाइम मोल्ड व प्रोटोजोन्स को प्रोटिस्टा में रखा गया है। प्रोटिस्टा के मेंबर मुख्यतः एक्वेटिक होते हैं। प्रोटिस्टा प्लांट, एनिमल और फंगी के साथ लिंक बनाता है। मतलब किंगडम जो प्रोटिस्टा जो है वो प्लांट, एनिमल और फंगी के साथ लिंक बनाता है। ये यूकेरियोट होने के कारण इनकी सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तथा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। कुछ में फ्लैजिला या सीलिया होते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल होता है। सेल फ्यूजन एवं जाइगोट फॉर्मेशन द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब आ जाते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में जो पहला क्लास है क्राइसोफाइट, उसे पढ़ते हैं। इनमें क्राइसोफाइट में डायटम्स और गोल्डन अलगी, जिसे डेस्मिड्स भी कहते हैं, वे आते हैं। ये फ्रेश वाटर और मेरीन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं तथा वाटर करंट में पैसिवली तैरते रहते हैं। इन्हें हम प्लैंकटन्स कहते हैं। अधिकतर डायटम्स फोटोसिंथेटिक होते हैं। डायटम्स में सेल वॉल दो पतले ओवरलैपिंग सेल्स बनाती हैं। ये आपस में सोप बॉक्स की तरह फिट होते हैं। इनकी वॉल्स में सिलिका होती है, जिस कारण ये वॉल्स नष्ट नहीं होती हैं। इस कारण डेड डायटम्स अपने हैबिटेट में सेल वॉल के डिपॉजिट्स अधिक मात्रा में छोड़े जाते हैं। करोड़ों वर्षों में डायटम्स की सेल वॉल के डिपोजिशन से डायटमेशियस अर्थ का निर्माण होता है। ग्रिटी होने के कारण यह मिट्टी पॉलिशिंग में तथा ऑयल व सिरप के फिल्ट्रेशन में यूज होती है। डायटम्स समुद्र के चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। अब डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये ऑर्गेनिज्म मोस्टली मैराइन और फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनमें उपस्थित मेन पिगमेंट के कारण येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू या रेड दिखाई देते हैं। सेल वॉल की बाहरी सतह पर कठोर सेलुलोज की प्लेट होती है। अधिकतर डाइनोफ्लैजिलेट्स में दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल तथा दूसरा ट्रांसवर्स होता है। ये वॉल प्लेट के बीच फरों में लगे होते हैं। प्रायः रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स जैसे गोनियोलैक्स में बहुत रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, जिससे समुद्र लाल सा दिखाई पड़ता है। इसे रेड टाइड्स कहते हैं। इनकी अधिक संख्या से टॉक्सिन्स निकलते हैं जो दूसरे मरीन एनिमल जैसे फिश को मार सकते हैं। अब यूग्लिनाइड्स के बारे में पढ़ते हैं। यूग्लिनाइड्स अधिकतर फ्रेश वाटर तथा स्टैग्नेंट वाटर, मतलब जो पानी स्थिर रहता है, उसमें पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। सेल वॉल की जगह इनमें एक प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है, जिसे पेलिकल कहते हैं। पेलिकल शरीर को फ्लेक्सिबल बनाती है। यूग्लिनाइड में दो फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा व एक लंबा। ये सनलाइट की उपस्थिति में फोटोसिंथेटिक, मतलब पेड़ पौधों की तरह होते हैं। जब सनलाइट नहीं होती है तो हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं और स्मॉल ऑर्गेनिज्म का शिकार करते हैं। यूग्लिनाइड में हायर प्लांट्स की तरह पिगमेंट होते हैं और इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। अब स्लाइम मोल्ड, ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट हैं, इसे ध्यान से समझ लीजिए, यही पूछता है। स्लाइम मोल्ड को सैप्रोफिटिक
प्रोटिस्ट बोलते हैं। इनका शरीर डिकेइंग ट्विग, सड़ी हुई शाखा व लिप्स के साथ मूव करता है तथा ऑर्गेनिक मटेरियल को निगलता रहता है, मतलब इनगल्फ करता रहता है। सूटेबल कंडीशन आने पर ये एग्रीगेट होकर प्लाज्मोडियम बनाते हैं जो कई फीट तक ग्रो कर सकता है या फैल सकता है। अनफेवरेबल कंडीशन आने पर प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं जिसके टिप पर स्पोर होते हैं। स्पोर में ट्रू वॉल्स होती है जिसमें अधिकतर रेजिस्टेंट की क्षमता होती है और ये कई वर्षों तक एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ये स्पोर एयर करंट द्वारा डिस्पर्स होते रहते हैं। स्लाइम मोल्ड के स्पोर एयर करंट द्वारा डिस्पर्स होते रहते हैं। अब प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ते हैं। ये हेटेरोट्रॉफ प्रीडेटर हो सकते हैं या पैरासाइट होते हैं। ये एनिमल के प्रिमिटिव रिलेटिव्स कहलाते हैं। प्रोटोजोन्स के 4 प्रमुख ग्रुप होते हैं। पहला, अमीबाइड प्रोटोजोन्स। ये फ्रेश वाटर, सी वाटर या मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं। ये अपने सीवडोपोडिया, जिसे फॉल्स फीट कहते हैं, की सहायता से मूव करते हैं और अपने प्रे को पकड़ते हैं। इसका एग्जाम्पल है अमीबा, जो प्रोटोजोन्स हैं और ये मराइन भी हो सकते हैं, मतलब मरीन समुद्र में भी पाए जा सकते हैं। और जो समुद्र में होते हैं उनकी सरफेस पर सिलिका सेल्स होती है। कुछ प्रोटोजोन्स पैरासाइट होते हैं जैसे कि एंट अमीबा, जो कि बड़ी आंत में पाया जाता है। अब फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में पढ़ते हैं। ये फ्री लिविंग या पैरासिटिक होते हैं। इनमें फ्लैजिला होते हैं। पैरासिटिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स कई बीमारी के कारण होते हैं, मतलब पैरासिटिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स कई बीमारी के कारण हैं। इनसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनमें से स्लीपिंग सिकनेस, जो कि ट्रिपोनोसोमा के द्वारा होती है। और सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में ये एक्वेटिक होते हैं तथा इनके शरीर पर हजारों सीलिया पाए जाते हैं जिसके कारण ये एक्टिवली मूव करते हैं। इनमें एक कैविटी को गलट कहते हैं, होती है जो सेल सरफेस के बाहर की ओर खुलती है। सीलिया के कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट द्वारा वाटर फूड के साथ गलेट में प्रवेश करता है, जैसे पैरामीशियम। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स का सबसे बढ़िया एग्जांपल पैरामीशियम है, जिसे स्लीपर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। अब स्पोरोजोन्स इसका लास्ट कैटेगरी है, ग्रुप है। इसमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिसकी लाइफ साइकिल में इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है। इनमें सबसे नोटोरियस, मतलब सबसे कुख्यात, मतलब सबसे खतरनाक प्लाज्मोडियम है, जो एक मलेरियल पैरासाइट है। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण ह्यूमन पॉपुलेशन पर स्टैगरिंग इफेक्ट, स्टैगरिंग मतलब आघात प्रभाव, मतलब एकाएक प्रभाव पड़ता है। किंगडम फंजाई, यह हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का एक यूनिक किंगडम है। ये मार्फोलॉजी तथा हैबिटेट में ग्रेट डाइवर्सिटी दिखाते हैं। आप लोगों ने मॉइस्ट ब्रेड तथा सड़े फलों पर फंगी अवश्य देखा होगा। खाया जाने वाला कॉमन मशरूम और टोड स्टूल भी एक फंगस ही है। मस्टर्ड लीव्स पर दिखने वाले वाइट स्पॉट एक पैरासिटिक फंगस द्वारा होता है। कुछ यूनिसेलुलर फंगी जैसे ईस्ट ब्रेड तथा बियर बनाने में यूज होते हैं। कुछ फंजाई प्लांट तथा एनिमल में डिजीज उत्पन्न करते हैं, जैसे वीट में जो रस्ट लगता है वो पक्सिनिया के द्वारा होता है। कुछ फंजाई एंटीबायोटिक्स के सोर्स होते हैं, जैसे पेनिसिलिन, और ये पेनिसिलियम से पाया जाता है। फंजाई कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। ये एयर, वाटर, सॉइल तथा प्लांट व एनिमल के ऊपर पाए जाते हैं। ये वार्म और ह्यूमिड स्थानों में ग्रो करना पसंद करते हैं। हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? एक क्वेश्चन पूछा गया है एनसीईआरटी में और इसका आंसर है क्योंकि अपने भोजन को बैक्टीरिया और फंजाई से खराब होने से बचाने के लिए। यूनिसेलुलर ईस्ट को छोड़कर फंजाई फिलामेंटस होते हैं, मतलब बस यूनिसेलुलर एक ही है ईस्ट, और इसे छोड़कर सभी फंजाई जो हैं फिलामेंटस होते हैं। उनकी बॉडी में एक लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक संरचना होती है जिसे हाइफी कहते हैं। हाइफी के नेटवर्क को माइसेलियम कहते हैं। कुछ हाइफी में सेप्टा नहीं होते हैं, एक कंटिन्यूअस ट्यूब जैसे होते हैं जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म भरा होता है। ऐसे हाइफी को सिनोसिटिक हाइफी कहते हैं। अधिकतर हाइफी में सेप्टा या क्रॉस वॉल्स होती है। फंजाई की सेल वॉल काइटिन तथा पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, लेकिन मेनली काइटिन ही होती है। अधिकतर फंजाई हेटेरोट्रॉफिक होते हैं और ये सैप्रोफाइट हो सकते हैं जो डेड सबस्ट्रेट से सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब मोस्टली जो फंजाई होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक ही होते हैं, और कुछ सैप्रोफाइट्स होते हैं मतलब जो डेड सबस्ट्रेट से सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
कुछ पैरासिटिक फंगस होते हैं, ये लिविंग प्लांट और एनिमल पर डिपेंड रहते हैं। कुछ सिम्बियॉन्ट फंगस होते हैं जैसे लाइकेन, यह इसमें फंजाई और अलगी का एसोसिएशन होता है। तथा माइकोराइजा दूसरा वाला है जिसमें फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट्स होती है। और फिर अब इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, 3 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में। पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसमें से कि ये भी 3 प्रकार से होता है। फ्रेगमेंटेशन होता है, इसमें फ्यूजन होता है और बडिंग होता है। दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यह स्पोर द्वारा होता है जिन्हें कोनिडिया या स्पोरेंजियोस्पोर या जूस्पोर कहते हैं। और तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा होता है, इसमें ooस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर द्वारा होता है। फिर से सुन लीजिए, रिप्रोडक्शन फंजाई में 3 प्रकार से होता है मेनली, जिसमें पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है और फिर इसमें भी 3 प्रकार से होता है। पहला फ्रेगमेंटेशन, दूसरा फिशन, तीसरा बर्डिंग द्वारा। फिर दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यह स्पोर द्वारा होता है जिन्हें कोनिडिया या स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं या जूस्पोर कहते हैं। तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यह ooस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर द्वारा होता है। विभिन्न स्पोर डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं। सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। पहला प्लाज्मोगेमी, इसमें 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट के प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है। फिर दूसरा कैरियोगेमी स्टेप आता है, इसमें 2 न्यूक्लियाई के बीच फ्यूजन होता है। फिर तीसरा मियोसिस आता है, यह जाइगोट में होता है जिससे हैप्लाइड स्पोर उत्पन्न होते हैं, इसीलिए कहते हैं फंजाई में जाइगोटिक मियोसिस होती है, इसीलिए इसके स्पोर हैप्लाइड होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंपेटेबल मेटिंग के समय 2 हैप्लाइड हाइफी पास पास आते हैं। फंजाई में 2 हैप्लाइड सेल्स के फ्यूज होने के तुरंत बाद डिप्लाइड सेल जो कि 2n होती है बन जाती है। लेकिन कुछ अदर फंजाई जैसे कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में एक इंटरवेनिंग मतलब मध्यवर्ती डाइकैरियोटिक स्टेज N+N 2 न्यूक्लियाई पर सेल होती है। इस कंडीशन को डाइकैरियन तथा इस फेज को डाइकैरियोफेज कहते हैं। डाइकैरियोफेज बेसिकली आप बैड याद कर लीजिए, बैड, ठीक है। बी से बेसिडियोमाइसिटीज, ए से एस्कोमाइसिटीज, डी से डाइकैरियोफेज, ठीक है। बाद में पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं तथा सेल से डिप्लाइड हो जाती है। फंजाई फ्रूटिंग बॉडीज बनाती हैं जिसमें रिडक्शन डिवीजन होता है जिससे हैप्लाइड स्पोर बनते हैं। माइसेलियम की मार्फोलॉजी, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन तथा फ्रूटिंग बॉडीज के आधार पर फंजाई को 4 क्लासों में बांटा गया है, जिसमें पहला है फाइकोमाइसिटीज, दूसरा एस्कोमाइसिटीज, तीसरा बेसिडियोमाइसिटीज और चौथा ड्यूटेरोमाइसिटीज। आप समझ लीजिए किंगडम फंजाई को 4 क्लास में बांटा गया है और वो बेसिस है इसका, उसकी माइसेलियम की मार्फोलॉजी क्या है, उसका स्पोर बनाने का मोड क्या है और उसकी फ्रूटिंग बॉडीज कैसी हैं, ठीक। अब इसमें से आइए फाइकोमाइसिटीज के बारे में पढ़ा जाए। फाइकोमाइसिटीज ये एक्वेटिक हैबिटेट और डिकेइंग वुड पर तथा मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस या प्लांट पर ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में रहते हैं। इन्हें अलगल फंजाई भी कहते हैं। इनका माइसेलियम एसेप्टेट और सिनोसिटिक होता है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर जो कि मोटाइल होता है या एप्लेनोस्पोर जो कि नॉन मोटाइल होता है के द्वारा होता है। ये स्पोर्स, इनमें जो स्पोर बनता है एंडोजिनसली बनता है और स्पोरेंजियम में उत्पन्न होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गैमेट के फ्यूजन के द्वारा जाइगोस्पोर बनता है, मतलब जाइगोस्पोर तब बनता है और जब 2 गैमेट फ्यूज होते हैं और यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है। एक गैमेट आइसोगैमस मतलब सिमिलर इन मार्फोलॉजी, एन आइसोगैमस या ऊगैमस जो कि डिसिमिलर हो सकते हैं। एग्जाम्पल इसका है म्यूकर जी को जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, राइजोपस जिसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं और अल्बिगो जो कि पैरासिटिक फंजाई है मस्टर्ड के ऊपर। और फिर दूसरा क्लास है इसका एस्कोमाइसिटीज। इन्हें कॉमनली सैक फंजाई कहते हैं। ये अधिकतर मल्टीसेलुलर होते हैं जैसे कि पेनिसिलियम या रेयरली यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब कभी कभी यूनिसेलुलर होते हैं जैसे कि ईस्ट जिसका साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसीज। ये सैप्रोफिटिक डिकम्पोजर्स पैरासिटिक या कोप्रोफिलस होते हैं। कोप्रोफिलस मतलब गोबर पर उगने वाले होते हैं। इनका माइसेलियम ब्रांच्ड
और सेप्टेट होता है। एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया होते हैं जो स्पेशल माइसेलियम पर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। स्पेशल माइसेलियम को कोनिडियो फोर्स कहते हैं। कोनिडिया जर्मिनेट होकर माइसेलियम बनाते हैं। सेक्सुअल स्पोर को एस्कोस्पोर कहते हैं। और एस्कोस्पोर जो है सैक लाइक एसाई, सिंगुलर फॉर्म में इसे एस्कस बोलते हैं। एंडोजिनसली उसी में एंडोजिनसली उत्पन्न होते हैं, ठीक है। एसाई व्यवस्थित होकर डिफरेंट टाइप की फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं जिन्हें एस्कोकार्प कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्पर्जिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम कहते हैं, एडिशनल जानकारी है। न्यूरोस्पोरा का बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में अधिक यूज होता है। मेनी मेंबर जैसे मोरल एंड ट्रफल खाए जाते हैं तथा इन्हें डेलिकेसीज मतलब ये बहुत जायकेदार होते हैं तो इन्हें खाया जाता है, इनका डिश बनाया जाता है। अब आइए बेसिडियोमाइसीटीज के बारे में पढ़ा जाए। इनमें कॉमनली मशरूम, ब्रैकेट फंजाई या पफबाल आते हैं। ये सॉइल लॉग्स और ट्री स्टम्प्स तथा लिविंग प्लांट्स के अंदर पैरासाइट के रूप में ग्रो करते हैं जैसे रस्ट एंड स्मट। इनका माइसेलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। जनरली इसमें एसेक्सुअल स्पोर नहीं पाए जाते हैं। ये याद रखने वाली बात है कि बेसिडियोमाइसीटीज में एसेक्सुअल स्पोर नहीं पाए जाते हैं, लेकिन फ्रेगमेंटेशन द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कॉमन होता है। सेक्स आर्गन इनमें एब्सेंट होते हैं, लेकिन दो वेजिटेटिव सेल्स या सोमेटिक सेल्स के फ्यूजन द्वारा प्लाज्मोगेमी होती है। ये दोनों सेल्स डिफरेंट स्ट्रेन्स या जीनोटाइप की होती हैं। फ्यूजन के बाद बनने वाली स्ट्रक्चर डाइकैरियोटिक होती है जिससे अल्टीमेटली बेसिडियम बनते हैं। बेसिडियम में कैरियोगेमी तथा मियोसिस होती है तथा 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। इसमें 4 बेसिडियोस्पोर बनते हैं। मियोसिस के द्वारा वैसे भी 4 सेल बनती है तो 4 बेसिडियोस्पोर बन गए। बेसिडियम प्लूरल फॉर्म में बेसिडिया पर बेसिडियोस्पोर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। इसमें याद रखने वाली बात है कि बेसिडियोस्पोर जो होते हैं एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। बेसिडिया फ्रूटिंग बॉडीज में लगे रहते हैं जिसे बेसिडियोकार्प कहते हैं। और बेसिडियोमाइसीटीज का एग्जाम्पल अगेरिकस जिसे मशरूम कहते हैं, अस्टिलेगो जिसे स्मट कहते हैं, पक्सिनिया जिसे रस्ट फंगाई कहते हैं या रस्ट फंगस कहते हैं। अब इसका चौथा क्लास है ड्यूट्रोमाइसीटीज। इन्हें कॉमनली इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं क्योंकि इनमें केवल एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज पाई जाती है। जब इन फंजाई की सेक्सुअल फेज की खोज हो जाती है तब उन्हें उचित क्लास में मतलब जिस क्लास से वो फंजाई बिलोंग करता है उसमें रख दिया जाता है। यह भी पॉसिबल है कि एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज को एक नाम दे दिया जाए और उसे ड्यूट्रोमाइसीटीज में रख दें और सेक्सुअल स्टेज को दूसरे क्लास में। बाद में जब उनकी लिंकेज का पता लगा और फंगी की सही पहचान हुई तब उन्हें ड्यूट्रोमाइसीटीज से निकाल लिया गया। एक बार जब ड्यूट्रोमाइसीटीज के मेंबर की परफेक्ट मतलब सेक्सुअल स्टेज का पता लग जाता है तब उन्हें एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज में सम्मिलित कर लेते हैं। मेनली ड्यूट्रोमाइसीटीज से निकलकर या तो एस्को में जाते हैं या तो बेसिडियो में जाते हैं। ड्यूट्रोमाइसीटीज केवल एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। इनमें माइसेलियम सेप्टेट और ब्रांच होता है। इनके कुछ मेंबर सेप्रोफाइट्स या पैरासाइट होते हैं। अधिकांश लिटर डिकम्पोजर्स और मिनरल साइक्लिंग में सहायक होते हैं और इसके एग्जाम्पल हैं अल्टरनेरिया, कोलियोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। थैंक यू। किंगडम प्लांटी। इनमें सभी क्लोरोफिल कंटेनिंग यूकैरियोट्स आते हैं जिन्हें सामान्यतः प्लांट्स कहते हैं। कुछ मेंबर पार्सली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट या कुछ पैरासाइट होते हैं। और ब्लैडर वर्ट और विनस फ्लाई ट्रैप ये सब इंसेक्टिवोरस प्लांट के उदाहरण हैं। और कस्कुटा एक पैरासाइट है। प्लांट सेल एक यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है जिसमें क्लोरोप्लास्ट और सेलवाल पाई जाती है। सेलवाल मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। इसमें अलगी, ब्रायोफाइट, टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। मतलब प्लांटी के अंदर किंगडम प्लांटी के अंदर अलगी, ब्रायोफाइट, टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। प्लांट की लाइफ साइकिल में 2 स्पष्ट फेज होते हैं। पहला डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फेज और दूसरा हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज। ये दोनों फेज आपस में अल्टरनेट करते रहते हैं। मतलब स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट में बदल जाता है, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट में बदल जाता है। इसमें इन दोनों में अल्टरनेट करते रहते हैं। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज की लंबाई
प्लांट के डिफरेंट ग्रुप्स में वैरी करती है। ये फेजेज फ्री लिविंग होती हैं या दूसरों पर डिपेंड रहती हैं। इस फिनोमिना को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। और किंगडम प्लांट के बारे में इससे ज़्यादा अधिक चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम में। अब आइए किंगडम एनिमेलिया। ये हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोट्स होते हैं। ये मल्टी सेलुलर होते हैं और इनकी सेल में सेल वॉल नहीं होती है। ये भोजन के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्लांट पर डिपेंड रहते हैं। ये भोजन को एक इंटरनल कैविटी में डाइजेस्ट करते हैं। ये भोजन को ग्लाइकोजन या फैट के रूप में स्टोर करते हैं। इनमें न्यूट्रिशन होलोजोइक, जो कि फूड को खा के मतलब इंजेक्शन ऑफ फूड से होता है। इसमें ग्रोथ का एक डिफिनिट पैटर्न होता है और ये एक एडल्ट में ग्रो करते हैं। एडल्ट में डिफिनिट शेप और साइज होती है। हायर ऑर्गेनिज्म में इलेबोरेट सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म पाई जाती है। अधिकांश में लोकोमोशन की योग्यता होती है। मेल और फीमेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉपुलेशन के द्वारा होता है। उसके बाद एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट होता है। ठीक, ये हुआ किंगडम एनिमेलिया। इसके बारे में चैप्टर 4 में और अधिक पढ़ेंगे। अब पॉइंट 2.6 वायरस, वायराइड, प्रियान एंड लाइकेन। विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में लाइकेन तथा कुछ एसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस, वायराइड, प्रियान का कोई वर्णन नहीं किया गया है। हम सभी कभी न कभी कॉमन कोल्ड या फ्लू से पीड़ित होते हैं। क्या आप जानते हैं इसका वायरस हमें कैसे इफेक्ट करता है? ये इंटेक्स क्वेश्चन मतलब एनसीईआरटी में पूछा गया है। वायरस को क्लासिफिकेशन में कोई स्थान नहीं मिला क्योंकि इसको ट्रू लिविंग नहीं माना गया है। अगर हम सेल स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिज्म को लिविंग माने तो वायरसेस ट्रू लिविंग नहीं हैं। वायरसेस नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब इनका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। वायरसेस लिविंग सेल के बाहर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के रूप में होते हैं। देखिए यहाँ पे दिया तो नहीं, लेकिन इसे विरियान कहते हैं। ये डिफिनीशन है विरियान की कि वायरसेस लिविंग सेल के बाहर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के रूप में रहते हैं। इसे विरियान कहते हैं। और एक फिगर अब देख लीजिए, एक टोबैको मोज़ेक वायरस का दिया है जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल आरएनए है और इधर बैक्टीरियोफेज दिया है जिसमें जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। वायरस जब किसी सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो वो होस्ट सेल की मैकेनरी का उपयोग अपने को रेप्लिकेट करने में करते हैं और होस्ट को मार देते हैं। अब इस प्रकार आप वायरस को लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग। वायरस का अर्थ वेनम या पॉइजनस फ्लूइड है। डीजे आइवामोनस्की 1892 में टोबैको मोज़ेक डिजीज करने वाले ऑर्गेनिज्म को पहचाना और उसे वायरस टर्म दिया। ये बैक्टीरिया से छोटे पाए गए, मतलब वायरस जो हैं बैक्टीरिया से छोटे पाए गए क्योंकि ये बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास हो जाते थे। M.W. बिजरिंग 1898 ने पाया कि इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट का रस हेल्दी टोबैको प्लांट में इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। बिजरिंग ने इस फ्लूइड को कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड कहा। W.M. स्टैनले 1935 में बताया वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। क्रिस्टल के मतलब जो क्रिस्टल होता है उसमें मुख्यतः प्रोटीन होती है। ये स्पेसिफिक होस्ट सेल के बाहर इनर्ट होते हैं। वायरस को ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरस जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, ये कोई फैकल्टेटिव नहीं रहते हैं। अब वायरस में प्रोटीन के साथ साथ जेनेटिक मटेरियल भी होता है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए हो सकता है। किसी भी वायरस में आरएनए और डीएनए दोनों नहीं होते हैं, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन है और इसका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होता है, मतलब जो इन्फेक्शन होता है ना उसके जेनेटिक मटेरियल्स होता है। प्रोटीन कोड तो बाहर ही रह जाता है। सामान्यतः प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। एनिमल को इन्फेक्ट करने वाले वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। इसका सिंपल सा याद करने का तरीका है, बस प्लांट वाला याद कर लीजिए कि प्लांट में बस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है और एनिमल में सब होता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी होता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है जो इन्फेक्ट करते हैं वायरस। बैक्टीरियल वायरस
या बैक्टीरियोफेज में प्रायः डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। बैक्टीरिया पर इन्फेक्शन करने वाले वायरस को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। प्रोटीन कोड को कैप्सिड कहते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। कैप्सिड छोटी छोटी सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसे कैप्सोमियर कहते हैं। कैप्सोमियर हेलिकल या पॉलीहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म में अरेंज रहते हैं। कैप्सोमियर जो है वो हेलिकल या पॉलीहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म में अरेंज रहते हैं। वायरस से कौन कौन सी डिजीज होती है उसके बारे में दिया गया है। वायरस से मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज और इन्फ्लुएंजा नामक रोग होते हैं। मनुष्य में एड्स भी वायरस द्वारा ही होता है। प्लांट्स में सिम्टम्स हो सकते हैं, मतलब अगर वायरस इन्फेक्ट कर दे प्लांट को तो उसमें कौन कौन सा सिम्टम आएंगे। पहला है मोज़ेक फॉर्मेशन, दूसरा लीफ रोलिंग, फिर कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, डॉर्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। यही बस 7 कैरेक्टर है, मतलब लक्षण है, जिससे पता चल जाता है कि प्लांट में वायरस का इन्फेक्शन हो गया है। अब आइए वायराइड के बारे में पढ़ते हैं। 1971 में टीओ डाइनर ने वायराइड को डिस्कवर किया। ये वायरस से भी छोटे होते हैं। इनसे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता है, जिसे पीएसटी कहते हैं। इनमें फ्री आरएनए होता है तथा प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता है, इसलिए इन्हें वायराइड कहते हैं। वायराइड के आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। अब प्रियन के बारे में पढ़ते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में पाया गया कि कुछ न्यूरोलॉजिकल बीमारियां ऐसे एजेंट द्वारा होती हैं जो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन के बने होते हैं। इनका साइज वायरस के जैसा था तथा इनको प्रियन कहा गया। प्रियन द्वारा होने वाली बीमारियां बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जिसे बीएससी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम मैड काउ डिजीज ऑफ कैटल भी है। और दूसरा बीमारी है क्रुट्ज जैकब डिजीज, जिसे CZD कहते हैं, जो मानव में होती है, मतलब ह्यूमंस में होती है। अब लाइकेन के बारे में। लाइकेन अलगी और फंजाई का सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है। अलगल कंपोनेंट को फाइकोबियांट तथा फंगल कंपोनेंट को माइकोबियांट कहते हैं। फाइकोबियांट ऑटोट्रोफिक होता है तथा माइकोबियांट हेटरोट्रोफिक होता है। अलगी फंगी के लिए भोजन बनाता है और फंगी अलगी को शेल्टर मतलब आश्रय देता है तथा मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। मतलब अलगी जो है वो फंजाई को खाना बना के देता है और फंजाई जो है अलगी को मिनरल तथा वाटर का एब्जॉर्प्शन करके देता है। इनके बीच में बहुत क्लोज एसोसिएशन होता है और ये अनुमान लगाना असंभव है कि इनमें 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। लाइकेन पॉल्यूशन के गुड इंडिकेटर हैं। ये पॉल्यूटेड एरिया में नहीं उगते हैं। थैंक यू। चैप्टर ख़त्म।